आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो किसी भी तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेटर के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है एक कथाकथित परफेक्ट मर्डर की। लेकिन आपको तो पता ही है, कोई भी क्राइम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, राइट? एक क्रिमिनल एनालिस्ट की नज़र से अगर हम इस केस को देखें तो ये सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं है। ये कहानी है डिजिटल दुनिया में पनपे एक ऐसे जुनूनी रिश्ते की जिसने ईर्ष्या और एक बेहद उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को जन्म दिया। चलिए इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं कि कैसे एक ब्लाइंड मर्डर की इस नामुमकिन सी गुत्थी को सुलझाया गया। आप जरा सोचिए, इस पूरे केस का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? एक तरफ हमारे पास एक बेहद खौफनाक और पूरी तरह से सैनिटाइज्ड क्राइम सीन था, जहां कातलों ने अपनी तरफ से कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था, लिटरली कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी इस मास्टर प्लानिंग की धज्जियां कैसे उड़ी? एक 10 साल के बच्चे की फेंकी हुई रफ नोटबुक से। मतलब जो काम बड़ी बड़ी फॉरेंसिक तकनीकें नहीं कर पाईं, वो एक गणित के रफ होमवर्क ने कर दिया। है ना कमाल की बात? ये कैसे हुआ, यही तो हम आगे डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। हाईवे पर एक खौफनाक खोज और नागिन मोड़ की वो 40 फुट गहरी खाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन 7 मई से शुरू होती है। आइए क्राइम सीन के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी फॉरेंसिक चुनौती खड़ी हो गई थी। जब वन विभाग के एक गार्ड ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हाईवे 45 पर नागिन मोड़ के पास सिरवारा ब्रिज के नीचे एक संदिग्ध बोरा देखा तो स्थिति बहुत ही खराब थी। फॉरेंसिक साइंस और एंटोमोलॉजी के हिसाब से देखें तो जब कोई शव एडवांस डिकम्पोजिशन यानी अत्यधिक सड़न की स्थिति में पहुंच जाता है तो टाइम ऑफ डेथ तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कीड़े मकोड़ों और मौसम की वजह से सारे सबूत नष्ट हो जाते हैं। और सच कहूं तो यही कातिलों का असली प्लान था, एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जिसे कभी ट्रेस ही ना किया जा सके। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हत्यारों ने क्राइम सीन को किस हद तक स्टेराइल रखा था। विक्टिम के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था और उसकी पहचान पूरी तरह से मिटा दी गई थी। कोई फोन नहीं, कोई वॉलेट नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं। पुलिस को मौके से मिला तो सिर्फ एक छोटा सा बैग, और उस बैग में क्या था? बस एक जोड़ी जूते, एक कंघी और एक साधारण सी खून से सनी हुई स्कूल की नोटबुक। उस वक्त मौके पे खड़े किसी भी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि ये मामूली सी नोटबुक इस पूरे केस का गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब हमारी जांच का रुख मुड़ता है विक्टिम की पहचान की तरफ। जानलेवा डिजिटल जुनून और एक घातक सोशल मीडिया कनेक्शन। विक्टिम का नाम था पप्पू उर्फ वीरू जाट, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला था। अब सवाल ये है कि इसका रास्ता हमारी मुख्य संदिग्ध रीना खिरार से कैसे टकराया। ये केस आज के समय की एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई को उजागर करता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक डिजिटल इंटरैक्शन का रियल लाइफ ट्रेजेडी में बदलना था। रीना किरार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाने का बहुत शौक था। वीरू जाट ने करीब 3 साल पहले उसकी तस्वीरों और वीडियोस पर कमेंट करना शुरू किया। वो मासूम से दिखने वाले लाइक्स और कमेंट्स धीरे धीरे लंबी चैटिंग में बदल गए। जरा सोचिए, 800 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर बैठे 2 लोग डिजिटल दुनिया के जरिए इतने करीब आ गए कि ये रिश्ता एक जानलेवा जुनून बन गया। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, एक तीसरा एंगल। ईर्ष्या, लग्जरी गिफ्ट्स और एक जानलेवा लव ट्रायंगल। आइए इस प्री प्लान्ड मर्डर के पीछे की साइकोलॉजी और फाइनेंशियल्स को डिकोड करते हैं। इस पूरे केस का मोटिव शीशे की तरह साफ था। एक तरफ था वीरू जाट, जो रीना के लिए महज एक डिजिटल रोमांस था, राजस्थान से जुड़ा एक दूर का अट्रैक्शन। और दूसरी तरफ था अरुण पटेल। अरुण रिश्ते में रीना का मौसेरा भाई भी लगता था और उसका बचपन का प्रेमी भी था। रीना अपने पति से अलग रह रही थी और उसकी पूरी लग्जरी लाइफस्टाइल को अरुण ही स्पॉन्सर कर रहा था। उसी ने रीना को महंगी XUV 700, सोने के जेवर और लेटेस्ट आईफोन दिए थे। अब जब अरुण को वीरू की इस डिजिटल दखलंदाजी का पता चला तो उसके अंदर एक भयानक ईर्ष्या ने जन्म लिया। आपको बता दूं, करीब 2 साल पहले अरुण और वीरू के बीच एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, जो पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा था। इसी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और पॉसेसिवनेस ने अरुण और रीना को हत्या की इतनी खौफनाक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया मर्डर नहीं था, बल्कि इसे बहुत ही ठंडे दिमाग से प्लान किया गया था। 900 किलोमीटर का डेथ ट्रैप और एक आखिरी सफर। आइए मैप करते हैं कि कैसे विक्टिम को उसकी मौत तक खींचा गया। आइए इन कड़ियों को जोड़ते हैं।
हत्यारों ने इस वारदात का एकदम फुल प्रूफ खाका तैयार कर रखा था। रीना ने वीरू को प्यार का झांसा दिया और उसे राजस्थान से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में अपने घर साईठेड़ा बुला लिया। 29 अप्रैल को वीरू पूरे 900 किलोमीटर का सफर तय करके बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही अरुण पटेल और उसका दोस्त हरनाम सिंह किरार घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वीरू घर के अंदर घुसा, उस पर बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इन तीनों ने घर में फैले खून को साफ किया, डेड बॉडी को बोरे में भरा और उसी रात XUV 700 की डिक्की में डालकर 200 किलोमीटर दूर रायसेन की उस गहरी खाई में फेंक दिया। और फिर 7 मई को जाकर वो सड़ा गला शव बरामद हुआ। इतनी शातिर प्लानिंग और सावधानी के बावजूद उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। राज खोलने वाली स्कूल नोटबुक एक साधारण सुराग जिसने सब सच बता दिया। चलिए अपना फोकस वापस उस फिजिकल एविडेंस पर ले चलते हैं जो हमें खाई में मिला था। रायसेन के SP आशुतोष गुप्ता का एक बयान इस केस को पूरी तरह से डिफाइन करता है। उन्होंने कहा था, नोटबुक में कोई सही नाम या पता भी नहीं था। ये बिल्कुल साधारण, लगभग बेकार लग रही थी, लेकिन यही जांच का केंद्र बन गई। जरा ध्यान दीजिए, एक रफ कॉपी जिसमें न कोई नाम न पता, बस कुछ गणित के सवाल और हिंदी के नोट्स। ये देखने में एकदम रद्दी और यूजलेस लग रही थी, लेकिन एक असली इन्वेस्टिगेटर की नज़र में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, और यही रद्दी कॉपी इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी बन गई। पुलिस ने सच में बहुत ही बारीकी से इन डॉट्स को कनेक्ट किया। सबसे पहले बैग से वो खून से सनी रफ नोटबुक निकाली गई। उसमें एक ट्यूटर के जल्दबाजी में किए गए साइन थे। पुलिस समझ गई कि ये किसी प्राइवेट ट्यूशन की कॉपी है। उन्होंने तुरंत इसके पन्नों की तस्वीरें ली और उन्हें लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दिया। और जानते हैं, ये ट्रिक काम कर गई। एक प्राइवेट ट्यूटर ने उन हस्ताक्षरों को पहचान लिया। उसी ट्यूटर के जरिए पुलिस एक 10 साल के बच्चे की हैंडराइटिंग को ट्रेस करते हुए साईखेड़ा के एक बंद घर तक पहुंच गई। ये घर कई दिनों से बाहर से लॉक था और ये घर किसी और का नहीं बल्कि हमारी मुख्य संदिग्ध रीना किरार का था। संदिग्धों की पहचान होते ही असली कैट एंड माउस गेम शुरू हो गया। न्याय तक ले जाने वाली डिजिटल फुटप्रिंट्स और अंतिम घेराबंदी। आइए देखते हैं कि ये चेस कैसे खत्म हुई। मॉडर्न ट्रैकिंग और साइबर फोरेंसिक्स ने कातिलों के बचने की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। ये लोग लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे ताकि पुलिस चकमा खा जाए। वो नरसिंहपुर के साईखेड़ा से भागे, उनकी लोकेशन इटारसी में ट्रेस हुई। वहां से वो सीधे महाराष्ट्र में मुंबई के कल्याण इलाके में गए और फिर वहां से वापस मध्य प्रदेश के इंदौर आ गए। लेकिन साइबर सेल और पुलिस के मुखबिरों के स्ट्रांग नेटवर्क ने उनके हर एक डिजिटल फुटप्रिंट को मॉनिटर किया। आखिरकार इस लंबी और थका देने वाली चेज का अंत हुआ धार्मिक नगरी उज्जैन में। वहां पुलिस ने पूरी घेराबंदी करके तीनों मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। तो अंत में ये केस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब एक डिजिटल जुनून, सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स असल जिंदगी की एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाते हैं, तो क्या वाकई परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज होती है? इस केस फाइल से एक बात तो पूरी तरह साफ है। डिजिटल दुनिया का आपका हर कदम और असल दुनिया की आपकी हर गलती अपने पीछे एक ऐसा निशान छोड़ ही जाती है जो आज नहीं तो कल सच को सामने ले ही आता है। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही किसी और जटिल केस की परतों को हम फिर कभी खोलेंगे।